हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं संदीप कुमार साई मिलन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ड्रेनेज जो चैप्टर था जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट 2 में जो पेनिसुलर रिवर्स जो बची हुई थी हमारी उनके बारे में। हमने हिमालयन रिवर सिस्टम समझ लिया था जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो थी वो इंक्लूड थी। तो उनके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, जो हमारी पहली वीडियो में है, आप देख सकते हो उसको, पार्ट 1 करके ड्रेनेज सिस्टम, आप उसको जाकर के देख सकते हो। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जो पेनिसुलर रिवर, जो रिवर्स हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। यहाँ पर आपको देखा नर्मदा रिवर। नर्मदा एक इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिसुलर रिवर में। आप देखोगे कि जैसे ही मालवा प्लेटू से नीचे आपके विंध्या रेंज, यहाँ पर लिखा हुआ विंध्या माउंटेन्स, विंध्या रेंज स्टार्ट होती है और उनसे नीचे सतपुड़ा रेंज है। बीच में एक रिफ्ट वैली बनती है। रिफ्ट वैली एक्चुअल में क्या होती है, जो जो प्लेट मूवमेंट होती है तो उनमें जो टेंशन, खिंचाव के कारण जो सबडक्शन हो जाता है, भूमि नीचे धस जाती है, वो जो वैली बनती है ना उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। और ये नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से निकलती है। अमरकंटक हिल्स से निकल करके इसी रिफ्ट वैली से बहती हुई और किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ बहती हुई किधर जाती है भाई? गल्फ ऑफ खंभात, यानी आपकी गल्फ ऑफ खंभात की तरफ ये जाती है, अरेबियन सी में। तो उस साइड ये बह करके जाती है। ये रिवर जो है वो लगभग जिसकी लेंथ जो है वो 1312 किलोमीटर है। और ये रिवर जब इधर बह करके जाती है यानी वेस्ट की तरफ, तो ये पेनिसुलर इंडिया की जो हमारा पठारी भाग है उसमें वेस्ट की तरफ बह के जाने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर है। आप ये ध्यान रखना कि जो वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाले बहुत कम ही रिवर हैं, जिनमें दो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी नर्मदा एंड एक है नीचे, इसी के नीचे है तापी रिवर। बाकी सारी रिवर्स आप देखोगे वो बहुत ही माइनर हैं, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो मेजर रिवर है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करके जाती है। क्योंकि हमने जब फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये बात अच्छे से डिस्कस की थी कि जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा एलिवेटेड है, ईस्टर्न पार्ट है वो कम एलिवेटेड है, तो पानी हमेशा ढलान की तरफ बह करके जाएगा। तो रिवर्स वेस्टर्न कोस्ट से निकलती हैं, चाहे वो, जब गोदावरी की बात करेंगे तो पता चलेगा आपको, बिल्कुल महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और वो ईस्ट की तरफ बह करके चली जाती है। तो ये जो नर्मदा रिवर है ना, ये बिल्कुल ही आप देखोगे ये ईस्ट की तरफ नहीं जा रही, ये वेस्ट की तरफ आ रही है। तो वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है। और रिफ्ट वैली से बह करके जाती है, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है। तो नर्मदा एंड तापी दोनों है, कोई एक ऑप्शन में होगा या दोनों हो सकते हैं, तो बोथ आएंगी, बोथ ऑफ नर्मदा एंड तापी। बट अगर एक है तो आप या तो तापी होगा या फिर वो नर्मदा होगा, आप कोई भी आप आंसर उसमें से एक होगा आपका। तो अमरकंटक हिल से निकलती है 1312 किलोमीटर, ये बह करके वेस्ट की तरफ और जाती है गल्फ ऑफ खंभात यानी अरेबियन सी की तरफ। और यहाँ पर ये एस्चुरी बनाती है, ये भी आप एक वर्ड ध्यान रखना, एस्चुरी, डेल्टा नहीं बना रहे। देखो ज्यादातर रिवर क्या बनाती है, अपने मुहाने पर जाकर के वो छोटी 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 डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है और फिर वो सीधा ओशन में चली जाती है। तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं डेल्टा रीजन रिवर का। लेकिन ये रिवर डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? इसका भी रीजन वही है, एलिवेशन। वेस्टर्न कोस्ट ज्यादा एलिवेटेड है तो वहां पर स्लोप ज्यादा है और वो सीधा बह करके ओशन में मिल जाती है, वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटरी में नहीं बढ़ पाती। तो वो जो सीधा बह करके वो जाती है तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। तो ये एस्चुरी बनाती है, तो ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर डैम, गुजरात के अंदर जो है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डैम जब बना था तो उस टाइम पर बहुत सारे एनजीओ वगैरह और जो लोकल जो लोग थे उन्होंने इसको अपोज किया था, और वहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया था नर्मदा को बचाने के लिए। यानी डैम जब बन रहा था तो बहुत सारी गांव को जो है वो डिस्प्लेस होना पड़ रहा था। नर्मदा रिवर पर भी इसका इफेक्ट हो रहा था, वहां की बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका इफेक्ट हो रहा था। तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह ने जो इन्वायरमेंटल के लिए काम करते रहते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते रहते हैं, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है शुरू किया था 1985 में। तो ये बात ध्यान रखनी है। बट बाद में फिर कोर्ट के इंटरवेंशन से और
सरकार के फेवर में डिसीजन आया और वो डैम बाद में बना दिया गया। चलो, तो ये थी नर्मदा रिवर, अमरकंटक हिल से निकलती है और रिफ्ट वैली से बहती हुई चली जाती है कहां पर, अरेबियन सी में। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है वो आपकी है तापी रिवर। तापी रिवर का ओरिजिन है वो आपका जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से ये निकलती है और इसकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है वो लगभग है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर है, ध्यान रखना। तो 724 किलोमीटर लंबी बहती है ये, कहां से निकल करके, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकल करके, और ये भी रिफ्ट वैली से बहती है, ये भी ध्यान रखना। ये कहां से है, ये सतपुड़ा, ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये सतपुड़ा रेंज है। ये कौन सी रेंज है भाई, सतपुड़ा रेंज है। यानी कि जो नर्मदा थी वो सतपुड़ा से नॉर्थ में थी, उत्तर की तरफ बह रही थी, और तापी जो है वो सतपुड़ा रेंज से नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। तो साउथ से ये फ्लो करके जाती कहां है भाई, ये भी वहीं जाती है, कहां पर, अरेबियन सी में। और ये भी क्या बना रही है, एस्चुरी बना रही है, यानी सेम वैसे ही बहती है, ये भी वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है और एस्चुरी बनाती है, रिफ्ट वैली से बह रही है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की सेम है, ये ध्यान रखना आप। तो ये होगी तापी रिवर, एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो फिर है गोदावरी भाई। गोदावरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साउथ में जो फ्लो करती है वो रिवर है, क्योंकि ये एक तो इसकी लेंथ जो है ना 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर लंबी बहती है ये। साउथ की, या ये कहेंगे जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी सबसे लंबी रिवर है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं भाई, दक्षिण गंगा। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भाई विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। तो कौन सी है भाई, गोदावरी रिवर है, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, प्राणहिता, इंद्रावती एंड सबरी, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ये सबसे जो इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इरिगेशन, यानी गोदावरी रिवर जो है वो लंबी है तो बहुत सारे रीजन को कवर करती हुई जाती है, और ये बहुत सारी जगह पर एग्रीकल्चर जो रीजन है उनको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है, यानी कि इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिवर का, कि भाई ये इरिगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप मैप में अगर देखोगे तो हाँ, यहाँ पर आप देखोगे ये गोदावरी रिवर है यहाँ से, और ये बहती हुई इधर इधर, और इसकी छोटी छोटी कुछ ट्रिब्यूटरी वगैरह हैं, वो सब मिलकर के ये पूरा एरिया कवर करती है। तो मध्य प्रदेश का भी है, महाराष्ट्र का भी है, इधर आप आओगे तो तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सब का रीजन ये कवर करती हुई जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, आप देख पा रहे हो कितना सारा रीजन जो है वो कवर कर रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये, किसकी, साउथ इंडिया की। तो गोदावरी ध्यान रखना। नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये, मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। देन उसके बाद फिर गोदावरी के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एक है नर्मदा, गोदावरी बेसिन हो गया, फिर है महानदी। महानदी ये जो रिवर है ये छत्तीसगढ़ हाईलैंड वगैरह से निकलती है और फिर उड़ीसा की तरफ फ्लो करती है। छत्तीसगढ़ का हाईलैंड यानी कि जो छोटा नागपुर का रीजन है ना, छत्तीसगढ़ वगैरह में आप देखोगे तो वहां से ये निकलती है और उड़ीसा की तरफ फ्लो करती हुई ये जाकर के कहा मिलती है भाई, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। इसकी लेंथ लगभग 860 किलोमीटर है, 860 किलोमीटर लंबी बहती है ये। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है इस पर्टिकुलर रीजन की, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एंड उड़ीसा के अंदर इसका कैचमेंट एरिया आता है, फ्लो करती है वहां से ये। फिर उसके बाद आती है भाई एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर एक स्प्रिंग है वहां से ये निकलती है, और ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है, एक 1400 किलोमीटर लंबी ये बहती है, और फिर ये बह करके कहां पहुंचती है, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर जो ड्रेन करती है ये। और तुंगभद्रा एक रिवर है जिसका नाम है तुंगभद्रा,
ये रिवर इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यानी इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। उसके बाद कोयना भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, भीमा भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और घाट प्रभा भी इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरी है इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ कहाँ से बह रही है भाई? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये स्टेट जो है वो कवर करती है, कैचमेंट एरिया इन रीजन में इसका आता है। तो ये थी भाई कौन सी? कृष्णा रिवर। देन उसके बाद है कावेरी, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है साउथ में। तो कावेरी रिवर कहां से निकलती है? ये निकलती है भाई ब्रह्मगिरी रेंज जो है वहां से ये निकलती है, वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट की साइड से निकलती है, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है और किसकी तरफ बहती है? ईस्ट की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी आपको वही पैटर्न जो है फॉलो कर रही है, वेस्ट से निकलती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, और फिर जो है वो तमिलनाडु वगैरह के अंदर और बेंगलुरु के अंदर काफी जगह पर ये इंपॉर्टेंट एक रिवर है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक यहाँ पर वाटरफॉल है, वाटरफॉल का क्या नाम है? शिव सुमंद्रम वाटरफॉल है भाई, शिव सुमंद्रम वाटरफॉल। यहाँ पर ये वाटरफॉल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फेमस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते ये करता है। और इसमें जो है इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की जाती है बेंगलुरु कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ। केजीएफ का नाम सबने सुना होगा, मूवी नहीं, ये एक्चुअल में ये जो मूवी बेस्ड ही है किस पर? एक गोल्ड फील्ड है केजीएफ जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड, उसी के ऊपर। तो उसको भी मैसूर के साथ साथ बेंगलुरु और केजीएफ को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम यही वाटरफॉल पर जो हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है वो करता है। तो ये ध्यान रखना किस पे लगा हुआ है, ये कौन सी रिवर है भाई? कावेरी रिवर है। तो ये थी आपकी पेनिसुलर इंडिया की जो मेजर रिवर है वो। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी और रिवर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ रिवर है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वही रिवर है, बट उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके अलावा फिर भी आप देखोगे तो दामोदर रिवर है, ब्रह्मानी रिवर है, बैतरनी रिवर है, ये कुछ ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है, बट वो इतनी भी ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है जिनको सेपरेटली आपके सिलेबस में डिस्कस किया जाए। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई कि 71% जो वर्ल्ड है ना, उस जो वर्ल्ड का जो एरिया है वो किससे कवर है भाई? वाटर से कवर है, वाटर कवर्ड विद वाटर, पानी से कवर है 71%। लेकिन फिर भी जो है वो फ्रेश वाटर की कमी है, क्योंकि ये जो 71% पे जो पानी है उसका लगभग 91% वाटर, 91 यानी 91% पानी तो साल्टी वाटर है जो ओशंस के अंदर है, और फ्रेश वाटर जो है वो लगभग सॉरी 91 नहीं 97%, 97% वाटर है जो सॉल्टी वाटर है। 91 मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, आप ध्यान रखना 97%, यानी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट। 97% जो है वाटर वो कैसा है भाई? सॉल्टी वाटर है। सिर्फ 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर है, और 3% में भी आप ये देखो कि बहुत सारा ऐसी जगह पर है जहां पर हमारी रीच नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है, क्योंकि आप ग्लेशियर्स का सारा पानी आप यूज नहीं कर सकते, वो बह करके कहाँ जा रहा है? समुद्रों में ही जा रहा है। अंटार्कटिका पे कितना सारे ग्लेशियर्स हैं वो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो यानी कि इस 3% जो फ्रेश वाटर है इसका भी कुछ ही परसेंट आपके लिए अवेलेबल है। इसलिए जरूरी है वाटर को कंजर्व करना, वाटर को बचाना, पॉल्यूशन ना करें हम, जितना हो सके हम वाटर का एक सही यूज करें। तो अब हम वही चीज आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वाटर पोल्यूशन और उसके कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेक्स जो है वो कौन कौन से, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी, और कई बार क्लासेस के जो होम एग्जाम होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो दो तरह की जनरली लेक होती है, एक फ्रेश वाटर होती है, एक साल्ट वाटर लेक होती है। तो हमने यहाँ पर बात की है सबसे पहले फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक में आपकी वुलर लेक है, सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर की, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है भाई? ये है जम्मू एंड कश्मीर में, झेलम रिवर के ऊपर है। झेलम रिवर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद फिर आप देखोगे डल लेक है कश्मीर, डल लेक काफी फेमस है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, सर्दियों में जम भी जाती है ये।
ये भी कहां पर है भाई, कश्मीर के अंदर है। उसके बाद भीमताल, एक लेक है भीमताल। भीमताल कहाँ है भाई, उत्तराखंड में है। देन नैनीताल, हिमाचल प्रदेश। फिर है लोकटक, कई बार पूछा जाता है लोकटक लेक। लोकटक लेक है मणिपुर में। काफी सुंदर लेक है कि लोकटक लेक। जब भी मणिपुर की तरफ अगर प्लान बनता है किसी का घूमने का तो जरूर इसको देख के आओ, बहुत ही मनमोहक लेक है ये। देन उसके बाद आप देख रहे हो बारापानी, एक लेक है जो कहाँ पर है भाई, मेघालय में है। मेघालय, मेघालय के अंदर लेक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। देन उसके बाद आती है भाई साल्टी वाटर लेक, जिसमें आपकी चिल्का, चिल्का जो है ना वो प्योरली साल्टी वाटर नहीं है, बट ये मिक्स है साल्ट और जो फ्रेश वाटर आता है उसका। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बिल्कुल ही ओशन के कोस्ट पर है, तो ज्यादातर इसका पानी जो है वो टाइम अगर आप देखो सीजनल, अगर सीजन के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो ज्यादातर इसका वाटर जो है वो साल्टी होता है। देन उसके बाद फिर है भाई पुलकित लेक। आपकी जो कोरोमंडल कोस्ट है, आपने जब कोस्ट वगैरह के रीजन पढ़े थे तो वहां पर एक कोरोमंडल रीजन आता है, तो कोरोमंडल कोस्ट पर आपकी पुलकित लेक आती है। देन उसके बाद फिर आपकी कोलारू लेक है जो आंध्र प्रदेश में है। देन फिर सांभर लेक, काफी फेमस है सांभर लेक, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो सांभर लेक ये भी आपकी कैसी है भाई, जो है वो साल्ट वाटर लेक है, साल्टी है ये भी, यानी इसका पानी भी खारा है। तो ये कुछ लेक्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, आप नोट कर सकते हो उनको। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे भाई जो हमारी रिवर्स हैं, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ड्रेनेज हमने जो पढ़ा उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में। तो रिवर्स जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड करती है, और एग्रीकल्चर को के लिए इरिगेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और इरिगेशन में वाटर कौन प्रोवाइड करेगा, यानी इरिगेशन के लिए जो पानी आता है कैनाल्स वगैरह में, वो कहाँ से आता है, वो रिवर से आता है। तो ये डायरेक्टली जो हमारा ये जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं रिवर्स पे डिपेंड करती है भाई। तो अब देखो रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले ना ये बेसिक एक नेचुरल हमारा रिसोर्स है रिवर्स, फ्रेश वाटर का, क्योंकि फ्रेश वाटर यही लेकर के आती हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन जो है वो उसकी वेरियस एक्टिविटी हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो कहीं ना कहीं जो आपके जो रिवर वाटर है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इरिगेशन, हम अभी बात कर रहे थे कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो इरिगेशन यानी सिंचाई एक महत्वपूर्ण योगदान देती है रिवर्स इसके अंदर। देन उसके बाद फिर आपकी नेविगेशन, नेविगेशन मतलब जो हम जो पानी रिवर्स या फिर ये कहें कि जो हमारी वाटरवेज हैं, है ना, इनलैंड वाटरवेज हैं, वो ज्यादातर रिवर्स के ऊपर ही हैं। तो हम नौका वगैरह चला करके यातायात भी करते हैं रिवर के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं भाई, नेविगेशन। देन उसके बाद हाइड्रो पावर जनरेशन, हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी जगह हमने रिवर के ऊपर डैम बना करके क्या कर रखा है, हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो हम कर रहे हैं। तो उससे हमें काफी इंपॉर्टेंट क्या मिल रही है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा है ना, जहाँ जो हम अपने डोमेस्टिक हम घरों में भी यूज कर रहे हैं, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहीं ना कहीं से आ रही है। तो बहुत सारी जगह पर वो हाइड्रो पावर से आ रही है, वो पानी से वो बिजली बनाते हैं। देन उसके बाद टूरिज्म, टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है ये, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। आप देखो जो गंगा रिवर है, हरिद्वार एक रिवर ही है, उस पर कितना बड़ा टूरिज्म जो वो बना हुआ है, वहां की इकोनॉमी कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करती है। देन उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, रिवर्स के आसपास जो फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, जो वेजिटेशन कवर डेवलप होता है, उसमें सिर्फ वो फॉरेस्ट ही नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी होती है कहीं ना कहीं। जैसे सुंदरबन डेल्टा ये हम एग्जाम्पल ले लें, तो सुंदरबन डेल्टा अपने आप में एक बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। वहां पर बहुत सारी तरह के अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बर्ड्स जो है वो रहते हैं, अपना घर बना रखा है उन्होंने वहां पर। तो बायोडाइवर्सिटी को भी ये इनहांस करती है कहीं ना कहीं रिवर। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आप लिख सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो जब भी आपको रिवर्स का जो इंपॉर्टेंस पूछा जाता है तो वहां पर। देन उसके बाद नोट कर सकते हो आप इनको भी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिवर पोल्यूशन की। रिवर के अंदर जो पोल्यूशन होता है,
तो यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लेने चाहिए। जो पोल्यूशन कैसे होता है रिवर के, वो इंडस्ट्री करेंगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हम डंप कर देते हैं रिवर्स के अंदर। बहुत सारी लेदर इंडस्ट्री खास करके अगर एग्जांपल दे सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री है वो एग्जांपल दे सकते हो। वो अपना बहुत सारा जो केमिकल या फिर लेदर से जो वेस्ट होता है पानी, उसको जो वॉश करने में बहुत सारा पानी लगता है, आयरन और इंडस्ट्री है वो भी यूज करती है, तो वो पानी डंप कर देते हैं रिवर के अंदर, तो उससे बहुत ज्यादा रिवर पोल्यूट होती हैं। खास करके आप देखो जो उत्तर प्रदेश में जो लेदर इंडस्ट्री है, कानपुर फेमस है, तो वहां पर जो सारा वेस्ट जो वाटर है वो कहाँ जाता है, गंगा में जाता है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन का कारण बनता है। देन उसके बाद है भाई अनट्रीटेड सीवेज, जो हम अर्बनाइजेशन का जो है वो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम इतने ज्यादा वेल्ड क्या हो गए, अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं। वो अर्बनाइजेशन कितना सारा पानी, यानी कि जो हम घर में पानी यूज करते हैं, कितने ही केमिकल हम सुबह से शाम तक पानी में मिलाते हैं, चाहे वो कपड़े धोने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे वो हम फेस वॉश लगा रहे हो, चाहे साबुन लगा रहे हो, कितना ही सारा पानी हम क्या कर देते हैं भाई, वेस्ट करते हैं। वो सारा किसमें जाता है, सीवेज में, और सीवेज अनट्रीटेड सीवेज ही वो सीधा डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिवर में छोड़ दिया जाता है, जो पोल्यूशन का कारण बनता है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा पानी यूज होता है इरिगेशन में, और कई बार ऐसा होता है खास करके जो धान का सीजन होता है उसमें, जिसको हम अभी ऑनसेट ऑफ मॉनसून है ना, धान लगाए जाते हैं, तो क्या होता है भाई, धान लगाया जाता है उसमें बहुत सारा पानी की जरूरत होती है, तो स्टार्टिंग में बारिश कम होती है कुछ रीजन में, तो पानी भर दिया जाता है यहाँ वहां से, या ट्यूबवेल से, या फिर जो कैनाल्स वगैरह आती हैं उनसे, और फिर वहां पर बारिश आती है, और बारिश आती है तो फिर वो सारा पानी बह करके एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे जो नीचा एरिया है जो वहां पर वो भरने लगेगा, और वहां पर फिर वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। तो रन ऑफ होता है एग्रीकल्चर से बहुत सारा, जिसकी वजह से सोइल इरोजन, मृदा का अपरदन भी होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्या बनता है भाई, पोल्यूशन का कारण बनता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को हम डंप कर रहे हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर डाल रहे हैं। आप कई बार देखते हो गांव के अंदर से भी बहुत सारा वेस्ट ला करके कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है, वो कोई ना कोई वाटर बॉडी वहां पर आसपास होती है, तो वो उससे पोल्यूट हो जाती है। देन उसके बाद ऑयल स्पिल्स, पानी के अंदर बड़े बड़े जहाज जो आते हैं ऑयल्स लेकर के, जो क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, या पेट्रोलियम, या फिर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं, तो कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली वो लीक हो जाते हैं बहुत सारा, और बहुत लाखों लीटर जो है वो क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम या डीजल जो है लीक होकर के पानी में मिल जाता है, जिससे वो लगभग बहुत बड़ा एरिया जिसको हम कहेंगे वो पोल्यूट हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। देन डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन पेड़ों की कटाई के कारण भी जो है, पेड़ों की कटाई से क्या होगा, सोयल यूज होगी, सोयल यूज होगी तो सोयल का अपरदन होगा, यानी जिसको हम इरोजन कहते हैं, और वो होगा तो फिर वो जाकर के पानी में मिलेगी और पानी को क्या करेगी, पोल्यूट करेगी। देन उसके बाद केमिकल, केमिकल खास करके फार्मास्यूटिकल जो केमिकल होते हैं, यानी कि जो ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां हैं जो बहुत सारी तरह के अलग अलग केमिकल बनाती हैं, दवाइयां बनाती हैं, वो अपना वेस्ट बहुत सारा पानी में किसी वाटर बॉडी या फिर लैंड पे भी अगर वो करेंगे, तो जब बारिश आएगी तो पानी के साथ मिल करके वो या तो अंडरग्राउंड उसमें रिस्क करके चला जाएगा, या फिर किसी वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे वो भी क्या होती है, पोल्यूट होती है। तो ये 7 पॉइंट आप लिख सकते हो जब भी वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज पूछे जाते हैं। तो देन उसके बाद फिर आपसे ये पूछ लिया कंजर्वेशन के लिए क्या किया जाए, तो वाटर को, रिवर वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, रिड्यूस द वाटर कंजप्शन, पानी के कंजप्शन को कम करना है। हम जो एक्सेस यूज कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं पानी को, एग्रीकल्चर में ओपन इरिगेशन होती है, यानी खुला छोड़ देते हैं पानी, वो नहीं होना चाहिए। आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हो, आप स्प्रिंकल इरिगेशन यूज कर सकते हो, तो वो आपको अपनाना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर की बात होगी। फिर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से हम टैप को खुला छोड़ देते हैं, या फिर नहाने में हम जो शावर यूज करते हैं उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, या फिर आजकल मशीनें यूज होती हैं वॉशिंग के लिए, डिश वॉश, या फिर जो आप कपड़े वॉश करने के लिए करते हो वो भी बहुत सारा पानी वेस्ट करती है। तो हमें कुछ टेक्नोलॉजी भी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कम पानी वेस्ट हो, और हमें इस चीज का खुद भी ध्यान देना चाहिए। कई बार तो हम जो नल आते हैं गांव में, तो हम खास करके देखते हैं कि जो नल आता है सरकारी नल, जिसमें पानी आता है वो खुला ही रहता है, वो चलता रहता है,
जितनी देर आप यूज कर रहे हो ठीक है, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, नाली में बह करके चला जाता है। कुछ गाँव में तो इतना पानी भरा होता है सुबह सुबह गलियों के अंदर, वो सारा वेस्ट होकर के, पता नहीं लोग कंपटीशन करते हैं कई जगह तो कि कौन ज्यादा पानी जो है वेस्ट करेगा। देन इंडस्ट्रीज, फिर डोमेस्टिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज है भाई। इंडस्ट्रीज भी बहुत सारा पानी जो है वो यूज करती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए, या फिर जो है वो ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिनसे कम से कम पानी यूज किया जाए। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, प्रिवेंट एंड कंट्रोल द पोल्यूशन। हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है और कंट्रोल करना है पोल्यूशन को। क्या क्या भाई, स्टॉप डंपिंग, जो हम डंप कर रहे हैं केमिकल वगैरह या जो भी वेस्ट हम डंप कर रहे हैं वाटर बॉडी के आसपास, वो ना करें। उसके बाद ट्रीट सीवेज वाटर, जो हमारे सीवेज से वाटर जाता है उसको ट्रीट किया जाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, उसको ट्रीट करके रीयूज किया जाए, ना कि उसको किसी वाटर बॉडी में या फिर रिवर में छोड़ दिया जाए। देन उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह ऐसी बनानी चाहिए और ऐसे एक्शन लेने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। अगर कोई ऐसा पोल्यूटेंट जो है वो पानी के अंदर, फ्रेश वाटर में या रिवर्स में या लेक एंड पॉन्ड्स में अगर वो मिला रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक्शन भी काफी अच्छा, रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोग ऐसा ना करें। देन उसके बाद वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए। 3 पॉइंट है, उसके अंदर आपके सब पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक हैं, वो आप जरूर लिखोगे तो ये कंप्लीट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो वाटर मैनेजमेंट, उसमें क्या होगा भाई, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट है, जैसे राजस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर किसी भी कंस्ट्रक्शन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना जो कंपलसरी है। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना जो है वो कंपलसरी है। आप अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो तमिलनाडु ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर ये जरूरी है। आप और बाकी जगह भी ऐसा कर सकते हो, आप राजस्थान में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। आप जहां भी वाटर स्कैरसिटी है, पानी की कमी है, वहां हर जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हो। देन पॉलिसी बनानी चाहिए एंड रेगुलेशन होना चाहिए। पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, उनको रेगुलेट करो, ताकि कोई भी जो है उन पॉलिसीज को क्रैक करके या फिर उनको ऐसे ही वेस्ट वाटर को ना करे। तो ये सब चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हो। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपके लिए अलग से वीडियो बना करके उनको भी समझा देंगे। तो इतना ही है आज इस वीडियो में हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।